सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेमेस्टर 6 के जो स्टूडेंट है, हिस्ट्री माइनर के स्टूडेंट, इनके पास भी हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसका यूनिट नंबर थर्ड। तो यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड। हम यूनिट नंबर थर्ड को भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं करने जा रही हूँ आपको यूनिट नंबर थर्ड का पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम है राष्ट्रवादी राजनीति, ठीक है। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, बट इंग्लिश मीडियम के लिए मैं सेपरेट वीडियो भी कुछ टाइम में, जब ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक और यूनिट है सेकंड पार्ट के बाद, बस वो करा के फिर मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट का स्टार्ट कर दूँगी सीरीज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हो, न्यू आई हो, तो चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुँच जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होके ये नोट्स वहाँ से आप फ्री में ले सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अभी आपको नोट्स मिल जाएगा, और आपको कोई क्वेरी हो तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज हम क्या करने चाह रहे हैं। यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर थर्ड में हम पार्ट नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर 2 में वीडियो देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके यूनिट नंबर थर्ड में 4 टॉपिक है, तो 3 टॉपिक को मैं एक पार्ट फर्स्ट में करा दे रही हूँ, बाकी जो आपका एक लास्ट का टॉपिक रहेगा उसको मैं पार्ट 2 में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो कि गांधी जी पे है, तो उसको सेपरेट पढ़ाना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रवादी राजनीति जो हमारे यूनिट का नाम है वो है क्या। तो राष्ट्रवादी राजनीति एक विचारधारा का नाम है, ठीक है। तो राष्ट्रवादी राजनीतिक उस विचारधारा और आंदोलन को दर्शाती है जो कि किसी भी देश की जनता को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाकर आत्मशासन यानी सेल्फ रूल स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। मीन्स राष्ट्रवादी राजनीति क्या होती है? ये एक विचारधारा होती है जो कि एक आंदोलन को दर्शाती है। जब ये विचारधारा लोगों में आती है तो लोग आंदोलन करते हैं, क्रांति करते हैं, जो कि किसी भी देश, चाहे किसी भी देश में ये क्रांति हो रही हो, तो उस देश की जनता में जो विदेशी शासन है या विदेशी प्रभाव है उससे आत्म शासन करने की और क्या करती है, मुक्ति दिलाती है, मतलब खुद के ही रूल पे फोकस करती है, ठीक है। तो भारत में यह राजनीतिक 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई थी, ठीक है, देखने को मिली थी अंग्रेजों के शासन के खिलाफ भारतीय लोगों में, ठीक है, जब लोगों ने ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया था और अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था भारतीयों का, और सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं पैदा हो रही थी भारत में, और राजनीतिक अधिकारों की कमी जो हो रही थी, उसने भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को जन्म दिया, जिसको हम राष्ट्रवादी राजनीतिक कहते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये भावना संगठित होते गई तो इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया, और आंदोलन के रूप के बाद इसने एक राजनीतिक प्रयासों में भी बदल गई। इन सारों ने पहले संगठन हुआ, फिर आंदोलन हुआ, फिर आंदोलन में जब इन्होंने भाग लिया, इनको एक महसूस हुई कि हमें एक दल बनाना चाहिए जो कि हमारे प्रस्ताव को, हमारे भारतीयों की जो मुद्दे हैं उसको ब्रिटिश सरकार के पास रखे। तो इसके लिए राजनीतिक प्रयास भी करा गया, जिससे कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें नरमपंथी और गर्मपंथी नेता दो तरह के देखे जाते हैं कांग्रेस के विभाजन में, ठीक है। मतलब कांग्रेस पार्टी में ही दो विचारधारा के लोग पाते हैं, ठीक है। और अंत में ही महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत के लोगों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकत्रित किया था और स्वतंत्र भारत का निर्माण किया था। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आया हो, ठीक है। तो अब हमें क्या पढ़ना है कि राष्ट्रवाद का उदय और विकास कैसे हुआ था, राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। राष्ट्र का उदय और विकास कैसे हुआ था राष्ट्रवाद का, उसको हम जानते हैं, ठीक है। तो राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया हम जानते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का उदय और विकास, तो राष्ट्रवाद का उदय और विकास कैसे हुआ था उसको हम जानते हैं 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म वह भावना है जिसमें लोग अपने देश को एक सांस्कृतिक या ऐतिहासिक या राजनीतिक इकाई के रूप में मानते हैं। यानी राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक भावना होती है जो देश के लोगों में होती है, चाहे वो उनकी संस्कृति के प्रतीक में हो, चाहे वो उनके इतिहास से रिलेटेड राष्ट्रवाद हो, चाहे किसी धर्म से लेकर राष्ट्रवाद हो, चाहे किसी राजनीतिक से लेकर राष्ट्रवाद हो, ठीक है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। तो उसकी स्वतंत्रता व गरिमा की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते हैं राष्ट्रवादी लोग। राष्ट्रवादी लोग वो होते हैं जो अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने राजनीतिक के प्रति स्वतंत्रता की मांग करते हैं, कि हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में और हमारी राजनीति में किसी विदेशी का प्रभाव ना हो, किसी का प्रभाव ना हो, और गरिमा जो है उनकी रक्षा की जाए, मतलब उनकी जो संस्कृति को है उसकी रक्षा की जाए। तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास एक धीमी लेकिन सशक्त प्रक्रिया थी। धीरे धीरे राष्ट्रवाद भारत में आया था, पर एक सशक्त रूप में आया था, जो कि 19वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बदल गई, ठीक है।
लगा टाइम 19वीं से 20वीं शताब्दी लग गया, पर स्वतंत्रता संग्राम में एक टाइम पे ये बदल ही गई। ठीक है। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से थे उसको जानते हैं। भारत में राष्ट्रवाद क्यों पैदा हुआ, कारण क्या थे, क्यों भारत में राष्ट्रवाद हो रहा था। पहला कारण था कि ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियां। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशों ने भारत के संसाधनों का जमकर दोहन किया था। जब ब्रिटिश ने भारत पर रूल कर रहे थे ब्रिटिश, तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, भारत के जितने भी संसाधन हैं तो उनका बहुत ज़्यादा अति शोषण कर रहे थे। ठीक है। दोहन कर रहे थे। भारत की जितने भी ईंधन है या भारत की जितने भी कच्चा माल है उन सबको ले जाके यही अपने कंट्री में बनाते थे, तो वापस यहीं पे महंगे दाम पे बेच देते थे। ठीक है। तो भारी कर प्रणाली ने भी किसान को कर्ज में डुबा दिया था। उनकी जो कर प्रणाली थी, जैसे कि रैयतवाड़ी, आपने पढ़ा होगा मालवाड़ी, और जमींदारी व्यवस्था उनकी, तो ये सारी क्या थी, जो इनकी जो ये सारी जो इनकी कर प्रणाली थी, इन्होंने किसानों को डुबा दिया था। मैंने, अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर फिफ्थ में, तो यही वाला हमारा टॉपिक था। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि मतलब जब सेमेस्टर फिफ्थ में थे तो मैंने सारी आपको जितनी भी टैक्स उनकी थी किसानों पे जो उन्होंने लगाए थे, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, तो जितनी भी टैक्सेस थे उन सब के बारे में मैंने पढ़ाया था ना। तो वही इसी के बारे में बात करा, तो वो भी क्या बनी थी, ब्रिटिशों की शोषणकारी नीतियों में शामिल थी। भारतीय कुटीर उद्योग नष्ट हो गए थे, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई थी। क्योंकि किसान क्या हो रहा था, जब ब्रिटिश थे तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन जब लाया था भारत में, तो फैक्ट्रियाँ जब बिठाई थी, तो जो काम हाथ से लोग करा करते थे उनकी जो नौकरी छिन गई थी। क्यों? क्योंकि अब जो है सब फैक्ट्रियों में काम करने लगे थे, क्योंकि फैक्ट्री में जल्दी माल बन जाता था और वो प्रोडक्ट भी सस्ते पे मिलता था। तो जो हैंडमेड प्रोडक्ट होते थे वो महंगे बिकते थे, हैंडीक्राफ्ट। तो फिर वो हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट थे वो महंगे होने लगे, तो लोगों ने प्रेफर करा जो चीप प्राइस पे मिलते हैं, तो चीप प्राइस को प्रेफर करा। और जो भारत के जो हैंडीक्राफ्ट जो थे उनकी जो जो एम्प्लॉयमेंट थी वो क्या हो गई, वो छिन गई। ठीक है। तो भारत से ब्रिटेन को धन भेजा गया, जिससे वित्तीय निर्वाह, ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा गया है। तो ये भी क्या बनी, कारण बनी ब्रिटिश शासन की। भारत का जितना भी धन होता था ड्रेन ऑफ वेल्थ के तहत क्या भारत से ब्रिटिश जाता था, ब्रिटिश की संसद में जाता था। तो ये सब कारणों ने लोगों में असंतोष और आक्रोश पैदा कर दिया था। तो ये कारण, लोगों में जब असंतोष पैदा हुआ तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। इन्हीं सब कारणों ने राष्ट्रवाद का उदय किया था। ठीक है। दूसरा कारण क्या था राष्ट्रवाद का, पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक विचार। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने अंग्रेजी शिक्षा और तर्कशील सोच को बढ़ावा दिया था। ठीक है। तो तर्कशील सोच को बढ़ावा देने जो था राजा राम मोहन रॉय ने प्रोत्साहित किया था। वहीं लॉर्ड मेकाले द्वारा शुरू की गई थी शिक्षा नीति, जिसमें युवाओं को लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता की विचारधारा पढ़ाई गई। जब लॉर्ड मेकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा भारत में लाई गई, तो और राजा राम मोहन राय भी आधुनिक शिक्षा का सपोर्ट कर रहे थे। अब आधुनिक शिक्षा खुद ही ब्रिटेन की नीति ब्रिटेन पे भारी पड़ गई। ब्रिटेनों ने सोचा, लॉर्ड मेकाले ने आधुनिक शिक्षा को भारत में लाया, पर आधुनिक शिक्षा को भारत में लाया, यही शिक्षा को जब भारतीय लोगों ने ग्रहण किया, तो आधुनिक शिक्षा में ये शामिल है लोकतंत्र की विचारधारा, स्वतंत्रता, समानता क्या है। अब जब जो नीति उन्होंने लाई और वही नीति जब भारत के लोग पढ़ने लगे, तो भारत के लोग को समझ आ गया कि लोकतंत्र क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है। तो लोगों में ये पता लगा। जब लोगों को पता लगेगा कि हमारे अधिकार क्या होते हैं, हमारी स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, तो फिर क्या होती है, लोगों में क्रांति की भावना आती है। ठीक है। लोगों को, जब तक लोग अपने अधिकार से वंचित रहेंगे तभी तक लोग आंदोलन नहीं करेंगे, क्रांति नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे। पर जब उनको उनके अधिकार के बारे में पता लगेगा तो वो जरूर आवाज़ उठाएंगे। तो यही हुआ। तो ये इससे भारत में एक शिक्षित वर्ग तैयार हुआ, जिसने ब्रिटिश शासन की असलियत को पहचान लिया और उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो तीसरा कारण क्या था, भारतीय प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका भी राष्ट्रवाद में थी। तो अखबार जैसे अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, द हिंदू, इन ये सब क्या थे, ये सब जो पत्र थे, पत्रकार, इन्होंने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की और लोगों को जागरूक किया। जैसे आज भी करते हैं ना न्यूज़ चैनल या जो अखबार होते हैं, वो जितने भी सरकार है उसके कानून के बारे में बताते हैं, आलोचना भी करते हैं। तो वैसे ही ये सारे जो अखबार थे, उन्होंने ब्रिटिश जितने भी कानून बना रहे थे ना, वो जनता को फैला फुसला के बना रही थी। जनता जानती नहीं थी, तो ये सारी पत्रिका मदद कर रही थी जनता को कि उसके बारे में बताने के लिए। तो लेखों और संपादकीय के जरिए जनता को राष्ट्रवाद का संदेश मिला। बहुत सारे लेखक थे, कवि थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और बहुत सारे ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, संपादकीय के माध्यम से क्या किया, लोगों में नाटक के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। आपने शिवाजी पे पढ़ा होगा, शिवाजी के बारे में लिखा संपादकीय हिस्ट्री पढ़ के। और लेखकों ने, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी थी, ऐसी ऐसी
निबंध लिखे थे, जिससे क्या है राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो रही थी। ठीक है, प्रेस ने एक मंच की तरह काम किया था, जिससे राष्ट्रव्यापी भावना का प्रचार हुआ था। ठीक है, चौथा कारण क्या था? संचार और परिवहन का विकास। रेल, सड़क, डाक सेवा और टेलीग्राम जैसी की वजह से क्या हो रहा था, देश में अलग अलग हिस्सों के लोग जो है वो जुड़ रहे थे एक दूसरे से। पहले क्या है, लोग जुड़ नहीं रहे थे, इसलिए लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, तो क्या होता था, राष्ट्रवाद की भावना ज़्यादा फैल नहीं पाती थी। अब इतनी सारी जब संसाधन है तो लोग मिलते थे, लोग एक साथ बात करते थे, तो उन ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ बात करते थे और उनके खिलाफ आंदोलन की भी बात करते थे। तो अलग अलग प्रांतों में रहकर भी लोग एक दूसरे की समस्या समझने लगे थे अब। तो इससे क्या हो रहा था, देश में एकता आ रही थी और अखिल भारतीय सोच विकसित हो रही थी। ठीक है, लोगों में। पांचवा कारण क्या था कि सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती थे, आर्य समाज था, ब्रह्म समाज था। इन सबों ने क्या किया, इन सब ने ये सब आंदोलन थे जिनने भारतीयों को अपनी संस्कृति और अपनी विरासत पे गर्व करना सिखाया था कि तुम अपनी विरासत पे गर्व करो, अपनी संस्कृति पे गर्व करो, मॉडर्नाइजेशन पे मत जाओ। जो हम सोचते हैं कि मतलब अंग्रेज बहुत मॉडर्न है वगैरह, इस पे नहीं जाओ, हमारी जो शिक्षा है वो उनसे भी अच्छी है। तो राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई लोगों में, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान आया। तो यही सम्मान किसमें बदलता है, राष्ट्रवाद में। तो धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर एकता की भावना को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को हटाओ और क्या करो, एक साथ ब्रिटिशों के खिलाफ जो अत्याचार कर रहा है वो सब पे, उस पे आवाज उठाओ। ठीक है, तो ये आत्मगौरव राष्ट्रवाद का मूल बन गया था। ठीक है, तो छठा कारण क्या था राष्ट्रवाद का, कि 1857 का विद्रोह ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिसने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की थी। यद्यपि ये विद्रोह असफल रहा था, लेकिन इससे ये स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जो है ना, वो अब विदेशी शासन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सभी वर्गों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। विफल तो हो गया था पर पार्टिसिपेट किया था ना लोगों ने, तो इससे पता लग रहा था कि लोग असंतोष पैदा हो गई है लोगों में ब्रिटिशों के खिलाफ। तो इस विद्रोह ने अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारतीयों में एकजुटता की भावना पनप रही है। ठीक है, तो ये हो गए राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ठीक है, अब हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। कैसे राष्ट्रवाद शुरुआत हुई और वो एक चरम सीमा पे बदल गई जहाँ स्वतंत्रता संग्राम में उसने रूप ले लिया। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का विकास, तो राष्ट्रवाद का विकास जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से होती है। ठीक है, 1885 से। ठीक है, तो एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच की स्थापना की गई। ठीक है, जहां भारतीय नेताओं ने अपनी बात रख सकते थे, जिसको कांग्रेस कहा गया। ठीक है, शुरू में नरमपंथी नेताओं ने संवैधानिक सुधार की मांग की थी, संवैधानिक सुधार जो ब्रिटिशों ने बनाया था उसमें। ठीक है, 1905 का बंगभंग आंदोलन, अंग्रेजों ने बंगाल को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश की थी। इससे जनता में गहरा आक्रोश फैल गया था और बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो इस बंगाल विभाजन से जो भारतीय लोग थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। ठीक है, क्योंकि भारतीय लोगों में क्या करा था, बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 का, वो हिंदू मुस्लिम के वजह से ही हो गया था। ठीक है, तो धर्म का रोल था, तो इसलिए लोगों ने क्या करा, उनके प्रति वो जान गए कि ब्रिटिशों ने कराया, तो बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी इससे। वही गरम दल और नरम दल भी योगदान देते हैं इनके विकास में। 1907 में कांग्रेस में दो विचारधाराएं बनी। एक को गरम दल कहते हैं, जिसमें तिलक, लाला लाजपत राय ये आते हैं, लाल बाल पाल। ठीक है, और दूसरे में आते हैं नरम दल, जिसमें गोखले आते हैं, दादा भाई नौरोजी आते हैं। ठीक है, तो जो गरम दल है उन्होंने सीधा संघर्ष और जनता को जोड़ने की कोशिश की थी। ठीक है, गरम दल ने, क्योंकि गरम दल बहुत आक्रोश वाले थे। ठीक है, वो जनता से सीधा कनेक्ट होते थे, और जो गरम नरम दल होते थे वो क्या करते थे, वो ब्रिटिशों के साथ बैठ के मीटिंग करा करते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी का आगमन ने भी राष्ट्रवाद का उदय किया। जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आए और धीरे धीरे उनके सारे आंदोलन को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जो 1915 में वो भारत में आए, तो उन्होंने आंदोलन करा, और हर आंदोलन में जब वो जीतते गए तो उन्होंने भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया। ठीक है, तो गांधी जी ने राष्ट्रवाद को ग्रामीण भारत तक पहुंचा दिया था। राष्ट्रवाद जो पहले शहरों में बड़ी बड़ी जगहों पे फैल रहा था, उसको दूर दराज गाँव तक में उन्होंने फैला दिया था। आपको याद होगा, उनका पहला आंदोलन जो हुआ था 1917 में चंपारण बिहार में गाँव में हुआ था। उन्होंने अहिंसा, सत्य और जन आंदोलन जैसे तरीकों को लाखों भारतीयों को संगठित किया था इससे। और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो राष्ट्रीय आंदोलन, इन सब की भावना लोगों में पैदा की थी। ठीक है, तो क्या लिखोगे निष्कर्ष में, कि भारत में राष्ट्रवाद का जो विकास है वो केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी और मानसिक क्रांति भी थी। इसने एक विविधता वाले देश को एकता के सूत्र में बांध दिया था, और राष्ट्रवाद की भावना ने कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने की मूल भूमिका निभाई थी।
यह आज भी हमें अपनी मातृभूमि के लिए समर्पण और गौरव की भावना सिखाता है। जब भी हम राष्ट्रवाद पढ़ते हैं तो हमें भी गर्व होता है और हम भी इसके प्रति समर्पण होते हैं और हमें भी थोड़ी-थोड़ी क्या फीलिंग नहीं आती कि मतलब राष्ट्रवाद की। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड टॉपिक, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ था। हमने पढ़ा था ना विकास में राष्ट्रवाद के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने योगदान दिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही अब हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, इस पे पूरा आपका एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे पूरा एक क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत का पहला और सबसे प्रमुख राजनीतिक संगठन था। भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? कांग्रेस। ठीक है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को संगठित किया था। भारत में स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसमें सभी नेताओं को, सभी लोगों को संगठित किया था। इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की गई थी, एक समय में हुई थी। ठीक है, जब देश में राजनीतिक जागरूकता धीरे धीरे फैल रही थी, जब लोग अपने राजनीति के प्रति और ब्रिटिशों की शोषणकारी नीतियों के प्रति जान रहे थे धीरे धीरे, उसी समय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ था। जनता ने ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए संगठित होने का फैसला लिया और संगठित होकर उन्होंने एक कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इस स्थान कहाँ था? तो गोकुल दास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, इस संगठन की, इस पार्टी की, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे? किसने कांग्रेस पार्टी का मतलब स्थापना की थी? संस्थापक थे एक ए ओ ह्यूम ने ही क्या करी थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। ये एक अंग्रेज सेनावृत्ति आईसीएस अधिकारी थे, जिसे हम एक आईएएस अधिकारी कहते हैं ना आज, वही अधिकारी थे ये। ठीक है, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे ये व्योमचंद्र बनर्जी। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमचंद्र बनर्जी। ठीक है, इसमें प्रतिभागी जो थे वो 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जो पूरे भारत से आए थे। ठीक है, सभी जगह के रिप्रेजेंटेटिव थे इसमें। ठीक है, तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? एक ऐसा मंच तैयार करना जहाँ पे भारतीयों जो कि अलग अलग जगह से भारत से आए हो, वो अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को शांति और संविधान के दायरे में रहते हुए ब्रिटिश सरकार के सामने रख सके। मतलब और जो भी हम समाज में असमानता हो रही है, आर्थिक मुद्दे हैं, उन सबको शांति तौर पे, लड़ाई के माध्यम से नहीं, एक कानून शांति तौर पे उनसे बातचीत करके संविधान के तहत उसको सुधारने की बात की जाए, उनके सामने इस मुद्दे को उठाया जाए। इसलिए इस कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना के प्रमुख कारण क्या थे? क्यों कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इसको हम जानते हैं कारणों को। ठीक है, तो पहला कारण है कि ब्रिटिश शासन की नीतियों से असंतोष लोग थे। ठीक है, भारतीय समाज, विशेषकर जो शिक्षित वर्ग था भारत का, वो अंग्रेज की शोषणकारी नीतियों से बहुत ज्यादा दुखी था। चाहे किसान वर्ग हो, वैसे तो दुखी तो सारे वर्ग थे। ठीक है, प्रशासन में भेदभाव देखा जा रहा था, भारी कर लगाए जा रहे थे भारतीयों पे, बेरोजगारियों ने विरोध की भावना को जागृत की थी भारतीयों में। ठीक है, दूसरा कारण था कांग्रेस के उदय का कि राजनीतिक चेतना का प्रसार। पश्चिमी शिक्षा, प्रेस और समाज सुधारक आंदोलन ने भारतीयों को अनेक अधिकारों के प्रति जागरूक कर दिया था। तो यही जागरूक लोगों के प्रतिनिधियों ने संगठन बनाया और कांग्रेस की स्थापना करी। ठीक है, दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण था कि एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। अभी तक भारत में कोई भी अखंड एक ऐसा पार्टी नहीं थी जो कि ब्रिटिशों को के सामने अपने मुद्दे को रख सके। तो ब्रिटिशों के सामने एक अपने मुद्दे को रखने के लिए पूरे भारत में अखिल भारतीय एक संगठन बनाया गया, जिसका नाम कांग्रेस रखा गया। ठीक है, जिसको हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। पहले विभिन्न प्रांतों में अलग अलग संगठनों और आंदोलनों की शुरुआत हुई, लेकिन कोई एक ऐसा मंच नहीं था जो पूरे देश की आवाज उठा सके। अलग अलग देश में तो पार्टी थी, पर एक संगठित पार्टी होनी चाहिए ना जो पूरे देश का रिप्रेजेंटेटिव करे। तो इसी के लिए क्या हुई? अखिल भारतीय संगठन यानी कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, तो एक ही होम की भूमिका रही इसमें। इन्होंने ये महसूस किया कि भारतीयों की शिकायतों को शांतिपूर्वक सुनना और उन्हें एक मंच देना आवश्यक है, जिससे भविष्य में हिंसक विरोधों को टाला जा सके। तो जो एक ही होम थे, इन्होंने क्या करा थी? कांग्रेस की स्थापना की थी। इन्होंने मतलब इन्होंने ये देखा कि भारत में बहुत सारे राष्ट्रवादी या विद्रोह हो रहे हैं, तो विद्रोह के माध्यम से ही जनता जो असंतोष होके हमारे पास आ रही है ब्रिटिशों के पास, और क्या कर रही है? अपने मुद्दों को रख रही है, पर मुद्दों को विद्रोह में ना रखे, बल्कि एक शांति के तरीके से रखे। इसलिए एक संगठन बना देते हैं हम। तो उन्होंने एक संगठन बना दिया जिसको कांग्रेस नाम दिया गया। ठीक है, तो कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो भारत में ब्रिटिश प्रशासन से संवैधानिक सुधार की मांग करना था, कि जो भी संविधान
जो ब्रिटिश संविधान था उसके अकॉर्डिंग जो भारत का रूल चल रहा था, उसमें जो भी अगर भारतीयों के खिलाफ कोई नीति है जिससे उनका शोषण हो रहा है, वो असंतोष है, तो उसमें सुधार करने की बात की अपील कौन करेगा? कांग्रेस करेगा, कांग्रेस संगठन करेगा। इसलिए उसका उद्देश्य था, उसकी स्थापना की गई। ठीक है। दूसरा उद्देश्य था कि जनता और सरकार के बीच संवाद का पुल बनाया जाए। देखिए, उस समय सरकार कौन थी? ब्रिटिश सरकार थी। और जनता कौन थी? आम जनता, भारतीय। तो भारतीयों की आवाज यानी जनता की आवाज सरकार तक पहुंचे, इसलिए जनता की आवाज कौन बना? कांग्रेस बना। इसके माध्यम से जनता की आवाज को कांग्रेस जो है वो समझौते या अपनी मीटिंग में ब्रिटिश सरकार के साथ बैठ के उसको बताता था। ठीक है। तो पुल का काम करता था। तो भारतीयों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना इसका तीसरा उद्देश्य था। यानी भारतीयों के जितने भी अधिकार है, हित है, जिस जो शोषण हो रहा है उनका, तो इन सब की रक्षा करना, इन सब की आवाज उठा के कांग्रेस जो है वो किसके पास जाएगी? ब्रिटिश सरकार के पास जाएगी, उनकी मांग रखेगी और उसमें सुधार की बात करेगी। ठीक है। तो सभी भारतीयों को एक मंच पर लाना और उनके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो भारत में अलग अलग जो स्टेट्स है उसके जो नेता है उन सबको एक ही मंच पे लाना। अलग अलग सबका उद्देश्य ना हो, सबका उद्देश्य एक ही हो, तो एक ही मंच पे सबको लाके क्या करना? भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको पैदा करना। क्योंकि राष्ट्रवादी भावना कब पैदा होगी? जब सब एक साथ होंगे। तो शुरुआती दौर में कांग्रेस ने नरमपंथी नीतियां अपनाई हुई थी, लेकिन धीरे धीरे प्रार्थना पत्रों की राजनीति कहा गया और फिर क्या है, इसमें एक गर्म पंथ भी आ गया। ठीक है। तो प्रमुख प्रारंभिक नेता कौन कौन से थे कांग्रेस के? तो इनकी स्थापना तो ए क्यू होम ने की थी, कांग्रेस की स्थापना। तो इसके जो फर्स्ट नेता थे वो तो ए क्यू होम थे। उसके बाद थे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण खोखले और सुरेंद्रनाथ बरेंजी और बद्रुद्दीन तेबाजी और फिरोज शाह मेहता। तो ये इनके प्रमुख नेता थे उस समय के। ठीक है। ये नेता सुधारों की मांग करते थे, और लेकिन उनका तरीका शांतिपूर्ण और विनम्र और संविधानिक था। मतलब ये नरमपंथी के विचारधारा वाले कांग्रेस पार्टी थे। बाद में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाता है और एक गर्मपंथी भी आता है जिसमें लाल बाल पाल आता है। ठीक है। तो कांग्रेस का विकास और परिवर्तन। कांग्रेस पार्टी बनी और बनने के बाद इसका विकास कैसे हुआ, और विकास के बाद इसमें परिवर्तन, यानी इस ये पार्टी दो भागों में कैसे बट गई, एक नरमपंथी और एक गर्मपंथी में। ठीक है। तो इसको जानते हैं। तो 1905 के बाद बदलाव आया कांग्रेस पार्टी में। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, और बंगाल का विभाजन होकर जब बांग्लादेश बना, बंगाल का विभाजन होने के बाद तो कांग्रेस में दो धड़े बन गई। ठीक है। एक नरमपंथी और एक गर्मपंथी। तो बंगाल विभाजन ने ही नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा को जन्म दिया। नरमपंथी नेता जैसे गर्मपंथी नेता जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। ठीक है। यानी लाल बाल पाल, ये सीधा विरोध और जन जागरण का रास्ता इन्होंने अपनाया। ठीक है। जब बंगाल का विभाजन हो गया, बांग्लादेश बन गया, बंगाल का विभाजन होके, तो इन नेताओं ने क्या करा? इन लोगों ने सोचा कि बातचीत तो ये कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है, मतलब ब्रिटिशों से शांतिपूर्ण संवैधानिक मांग करती है, पर इन बातचीत से कुछ नहीं हो रहा। भारत का विभाजन हो गया, क्योंकि बंगाल का विभाजन हो गया, इन सब इस तरीके से हमें आज़ादी कभी नहीं मिल सकती। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या सोचा कि अब हमें थोड़ा आंदोलन और क्रांतिकारी रूप अपनाना ही पड़ेगा। तो जो क्रांतिकारी उग्र रूप है कांग्रेस का, उसको कहा गया गर्मपंथी दल, जिसमें लाल बाल पाल यानी लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल। ठीक है। तो लाल बाल पाल के नाम से इनको जाना जाता है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ, गरम दल और नरम दल के नाम से। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 2 साल बाद क्या हो गई? कांग्रेस का ही विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल में। 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गई थी। ठीक है। पहला जो दल है वो है गरम दल, जो कि उग्र राष्ट्रवादी है। यानी ये थोड़ा क्रांतिकारी की बात करता है, थोड़ा राष्ट्रवाद की बात करता है, थोड़ा युद्ध की बात करता है। ये कहता है कि आज़ादी राष्ट्रवादी कैसे आएगी? युद्ध के माध्यम से ही आएगी, मतलब। ठीक है। और जो नरम दल है वो नरम यानी संविधानिक बात करता है। कहते हैं कि संविधान के अकॉर्डिंग चलो, युद्ध मत करो, शांति से एक समझौता करके करो। तो ये कांग्रेस जो है वो दो विचारधाराओं में बट गई थी। ठीक है। तो गरम दल के जो नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश हुकूमतों के खिलाफ आंदोलन करा जाए और सीधा उनसे लड़ा जाए, सीधा संघर्ष किया जाए। ठीक है। वही नरम दल जो है वो संविधानवादी की बात करते थे। इनके जो नेता थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने क्या करा? इनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों की मांग करना, मतलब ब्रिटिशों से सुधार की मांग करो शांतिपूर्वक, युद्ध और आंदोलन मत करो। बट क्या है, संवैधानिक जो बातचीत है इससे आज़ादी मिल ही नहीं रही थी, बातचीत से कोई फायदा हो ही नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने क्या करा? गरम दल का रास्ता अपनाया आधे लोगों ने, और कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है।
तो महात्मा गांधी का भी इसमें योगदान रहा है। 1915 के बाद महात्मा गांधी का योगदान हमें देखने को मिलता है कांग्रेस में। तो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक जन आंदोलन में बदल गई थी, ठीक है। उन्होंने कांग्रेस को गांव तक पहुंचाया और सभी वर्गों को आजादी की लड़ाई में जोड़ा, क्योंकि गांधी जी भी कांग्रेस पार्टी से थे, ठीक है। क्योंकि इनके ही गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, जो कि नरमपंथी के थे। तो नरमपंथी के गांधी जी भी माने जाते हैं, क्योंकि शांति से इन्होंने सारे आंदोलन किए थे, ठीक है। तो गांधी जी ने अपने आंदोलनों के माध्यम से अब क्या करा था, सारे जैसे कि चंपारण आंदोलन सबसे पहले किया था 1917 में। तो उनके कांग्रेस पार्टी जो है वो जो कि राष्ट्र पार्टी थी वो गांव तक पहुंच गई थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को गांव तक पहुंचाया था। और असहयोग आंदोलन, सावज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब में मध्यम वर्ग को भी जोड़ा था और भारत के सभी वर्ग को जोड़ा था। और कांग्रेस पार्टी ने क्या करा था, कांग्रेस पार्टी में गांव मतलब हर वर्ग को जोड़ा था, ठीक है, नरमपंथी विचारधारा में। तो कांग्रेस पार्टी का महत्व क्या था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का महत्व क्या था, इंपॉर्टेंस क्या था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एकता का प्रतीक के रूप में उभरी थी उस समय, ठीक है। कांग्रेस ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में भाषाओं, धर्मों के लोगों को एक झंडे तले संगठित कर दिया था। कांग्रेस का एक झंडा था, कांग्रेस एक संगठन था। उस संगठन में सभी लोगों को आमंत्रित किया गया, सभी को आने की छूट थी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, क्षेत्र के हो, बस भारतीय हो, क्योंकि क्या चाहिए था, आज़ादी चाहिए थी, ठीक है। तो एकता का प्रतीक बना। दूसरा इसी क्या महत्व था कि राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र था, यानी कांग्रेस ने भारत के अनेक नेताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण और मंच प्रदान किया था। मतलब क्योंकि भारत की पहली पार्टी थी कांग्रेस, इसी को देख के भारत में अलग अलग पार्टी सारी उभरी है। तो सारी पार्टियों का एक प्रशिक्षण केंद्र था, मतलब ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी था। कांग्रेस पार्टी को देख के ही भारत में सारी पार्टी का उदय हुआ है, ठीक है। तीसरा इसका महत्व था कि स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था कांग्रेस पार्टी ने। 1885 से लेकर 1947 तक कांग्रेस ने ही आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। भारत में आज़ादी के लिए अगर आज़ादी चाहिए तो वो एक नेतृत्व भी होना चाहिए, कोई भी संगठन या कोई भी आंदोलन को चलाने के लिए। तो उसका नेतृत्व जो है भारत में वो किसने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। 1885 से लेकर जब उसकी स्थापना हुई थी तो 1947 तक, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली थी, तो कांग्रेस पार्टी ने एक स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। चौथा इसका महत्व था कि आज़ादी के बाद की भूमिका, यानी स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने देश की प्रथम सत्तारूढ़ पार्टी बनी थी, जो भारत के संविधान व लोकतंत्र की नींव रखी। तो स्वतंत्रता के बाद भी कांग्रेस का बहुत ज़्यादा महत्व देखने को मिलता है, क्योंकि प्रथम जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, मतलब भारत में प्रथम जो पार्टी थी, जो भारतीय पार्टी भारत में रूल करी, वो कांग्रेस ही थी। और कांग्रेस ने ही संविधान बनाया और कांग्रेस ने ही लोकतंत्र की भारत में नींव रखी थी। तो ये बहुत ज़्यादा महत्व होता है कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं थी, बल्कि है भारत की स्वतंत्रता की आत्मा बन गई थी। इसकी स्थापना ने भारतीय जो राजनीति है उसमें क्या करी थी, नए युग की शुरुआत की थी। कांग्रेस ने भारतीय जनता को राजनीतिक चेतना दी थी, नेतृत्व भी प्रदान किया था स्वतंत्रता में। अंततः इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्त भी कराया था, भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त भी कराया और भारत को लोकतंत्र की भारत में नींव भी रखी, ठीक है। तो आई होप आपको कांग्रेस भी पार्टी के बारे में आपको सब पता लग गया होगा कि स्थापना कैसे हुई थी, विभाजन कैसे हुआ, महत्व क्या था, कारण क्या थे, सब, ठीक है। अब हम जानेंगे हमारा तीसरा टॉपिक है मॉडरेट एंड एक्सट्रीम मिडरेट, यानी गरम दल और नरम दल, ठीक है। जो अभी हम पढ़े थे ना कांग्रेस में 1907 में क्या हुआ था, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो उसी कांग्रेस के विभाजन का एक हमारा तीसरा पर्टिकुलर टॉपिक दे रखा है हमारे सब्जेक्ट में, ठीक है, हमारे यूनिट में, ठीक है। तो उसको हमें पढ़ना है कि नरम दल और गरम दल क्या थे, ठीक है, डिटेल में। अब तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में कई तरह के विचारक सामने आए थे। समय के साथ साथ कांग्रेस जो है वो जो दो विचारधाराओं में बढ़ गई थी, नरमपंथी और गरमपंथी विचारधारा में। इन दोनों गुटों का लक्ष्य एक ही था कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाना, परंतु उनके तरीके और विचार दोनों के अलग थे। दोनों यही चाहती थी कि भारत की आज़ादी हुए, और दोनों का तरीका अलग था आज़ादी का। नरमपंथी का जो विचारधारा थी कि हम शांति से, समझौते से भारत को आज़ादी दिलाए। वही गरमपंथी का था कि विद्रोह करके और सीधा लड़के क्या करा जाए, भारत को आज़ादी दिलाया जाए, ठीक है। तो भारत को तो दोनों ही आज़ाद दिलाना चाहते थे, पर दोनों की विचारधाराएं अलग थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नरमपंथी जो दल था, तो नरमपंथी जो दल था कांग्रेस का, उसके मुख्य नेता थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के गुरु थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बद्रुद्दीन तिब्बती, फिरोज शाह मेहता। तो ये जो नेता थे ये कांग्रेस के कौन से पार्टी के, नरमपंथी दल के नेता थे, नरमपंथी विचारधारा के नेता थे, ठीक है। इनके मुख्य विचार क्या थे, इनके मुख्य विचार ये थे कि ब्रिटिश सरकार के प्रति आस्था और विश्वास रखा जाए, ठीक है।
क्योंकि ब्रिटिश हमें आज़ादी देगी, इनका ऐसा मानना था। और भारत में सुधार लाने के लिए संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण संवाद और याचिकाएं और प्रार्थना पत्र के माध्यम से क्या करा जाए, ब्रिटिशर से अपील की जाए, मतलब बातचीत की बात करते थे ये। बातचीत से कभी आज़ादी नहीं मिलती, इसलिए क्या हुआ, एक अलग कांग्रेस पार्टी बनी जिसको हम गरम दल कहते हैं। तो तरीका क्या था इनका, भाषण के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से और अधिवेशन के माध्यम से क्या करा जाए, मतलब ब्रिटिशों के सामने अपनी अपील रखा जाए। ठीक है, ब्रिटिश संसद और प्रेस में भारतीय समस्याओं को उठाना। जो ब्रिटिश की संसद है उस पार्लियामेंट में और ब्रिटिश की जो प्रेस है उसमें क्या करे, भारतीयों के जितने भी मुद्दे हैं उसको उठाना इनका तरीका था। ठीक है, तीसरा तरीका क्या था इनकी आज़ादी का, अंग्रेजों से सुधार की मांग करना। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, नरमपंथी लोगों का उद्देश्य था कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को जोड़ा जाए और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में क्या करा जाए, सुधार किया जाए और सामाजिक सुधार भी हो और जातिगत समानता भी बढ़े। ठीक है, तो इन सब के लिए कानून लाना, समाज के लिए कानून लाना, ये सब इनका उद्देश्य था। इसकी कुछ सीमाएं भी थी नरमपंथियों की। इनकी रणनीतियों से जनता सीधे तौर पर नहीं जुड़ पाती थी। क्यों? क्योंकि ये नरमपंथी वाली विचारधारा वाले लोग थे। ये खुद ही जाते थे मतलब जनता का प्रतिनिधित्व बन के, और कांग्रेस जो पार्टी है वो ब्रिटिशों के सामने मुद्दे उठाती थी। ठीक है, तो इसमें सीधा इंटरेक्ट नहीं होता था ब्रिटिशर्स का जनता से। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने इनके सुझावों को अक्सर अनदेखा भी कर दिया था, क्योंकि इसमें जनता की साफ भागीदारी थी। बहुत मतलब नरम तरीके से जाते थे वो लोग प्रस्ताव लेके संसद में, तो इससे ब्रिटिशों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उनको लगता नहीं था कि मतलब की जरूरत भी है इंडियन को मतलब आज़ादी देने का। पर जब गर्मपंथी लोग आए, उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट करा, आग लगाना, लड़ाई करना, विद्रोह करना, खून खराबा जब शुरू करा, तो उनको लगा कि अब हमें ज़रूरत है भारत को आज़ादी दिलाने की। ठीक है, तो शांति से कभी आज़ादी नहीं मिल सकती थी, इसलिए नरमपंथी से गर्मपंथी विचारधाराएं आई थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकंड विचारधारा जो कि है गर्मपंथी। गर्मपंथी के मुख्य नेता है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, यानी बाल, लाल और पाल। ठीक है, तो इन्हें मिलाकर आप इसका शॉर्ट फॉर्म है कि लाल बाल पाल। ठीक है, इससे लाल से याद रख सकते हो लाला लाजपत राय, बाल से याद रख सकते हो बाल गंगाधर तिलक, और पाल से याद रख सकते हो विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो मुख्य विचारक मतलब इनके विचार क्या थे। ठीक है, गर्मपंथी लोगों के तो अंग्रेजों से स्वतंत्रता की भीख नहीं मांगनी है, बल्कि अपने अधिकार की मांग करनी है। इसलिए बाल गंगाधर तिलक का एक नारा भी था कि स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे छीन के रहूंगा। मतलब जो कांग्रेस की जो नरमपंथी दल है जो कि प्रस्ताव रखते थे और कांग्रेस से अपील करते थे, उसका विरोध करके कहते थे कि हमें भीख नहीं मांगनी, क्योंकि जो हमारे अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता है, ये हमारा देश है, तो हम क्यों किसी से भीख मांगे। तो ब्रिटिश शासन का सीधा विरोध करते थे कौन, ये जो गर्मपंथी के लोग थे, ये थोड़े गर्म विचार के थे। भारत को स्वराज को स्वशासन चाहिए, इसकी मांग करते थे, भारत की स्वराज की मांग करते थे ये। ठीक है, इनका जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था स्वतंत्रता का। इन्होंने बहिष्कार किया, बाइकआउट किया और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग पे जोर दिया। मतलब जो ब्रिटिश प्रोडक्ट है उसको बाइकआउट करने की बात की, और स्वदेशी प्रोडक्ट जो है इंडियन प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया, उसका उपयोग करने पे जोर दिया। जनता को आंदोलन से जुड़ने का मौका दिया, क्योंकि क्रांति करते थे ये सीधा जनता से जुड़ते थे, और सीधा जनता जो है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना एक्शन दिखाती थी, और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वबालपन को बढ़ावा भी देते थे ये। जन भावना को जागृत करने में भी इन्होंने भूमिका निभाई है। तो इनका प्रसिद्ध नारा यही था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो अब हम जानते हैं कि नरमपंथी विचारधारा और गर्मपंथी विचारधाराओं में अंतर क्या है, उसको एक छोटे से टेबल में जानते हैं। ठीक है, तो तो जी तो ये जो नरमपंथी थे और ये जो गर्मपंथी थे, नरमपंथी कैसे थे, नरमपंथी जो थे इनका जो दृष्टिकोण था वो शांतिपूर्ण था और सुधारवादी था। वहीं जो गर्मपंथी थे, गर्म से याद आ रहा है कि गर्म लोग कैसे होते हैं, उग्र होते हैं, वो सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो जो नरमपंथी थे उनका तरीका कैसे था आज़ादी का, तो याचिका करके, ब्रिटिशों से प्रार्थना करके, पत्र द्वारा और संविधान के माध्यम से क्या करा जाए, आज़ादी दिलाई जाए। ये इनका तरीका था। वही गर्मपंथी लोग, वो तो गर्म होते हैं तो वो आंदोलन करने की बात करते हैं, विदेशी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की बात करते हैं और स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाने की बात करते हैं। ठीक है, वहीं नरमपंथी लोग ब्रिटिश सरकार के प्रति सोच कैसे रखते थे, मतलब नरमपंथी लोग क्या सोचते थे ब्रिटिशों के बारे में, कि ब्रिटिश जो है वो भरोसे लायक है और ये सहयोग नीति से क्या करेगी, हमें आज़ादी दे देगी एक दिन। ठीक है, पर वही गर्मपंथी वाले लोग ब्रिटिश के बारे में क्या सोचते थे, ये कभी हमें आज़ादी नहीं देगी, इनका विरोध करो और संघर्ष इनसे करते रहो। ठीक है, तो नरमपंथी लोग जनसंपर्क कैसा था इनसे जनता का, तो सीमित था।
क्योंकि ये नेता थे बड़े बड़े, अमीर अमीर शिक्षित वर्ग थे, गरीब को तो ये जानते भी नहीं थे ज़्यादा। ठीक है, उनसे इनका ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं था। पर जो गर्मपंथी के लोग थे उनका जनता से बहुत ज़्यादा संपर्क था, व्यापक संपर्क था, क्योंकि हर जो सम्मेलन है, हर जो गांव का त्यौहार होता था, गांव गांव तक ये फैले हुए थे, तो जनमानस तक इनका पहुंचना था। ठीक है, क्योंकि ये भी आम लोग की तरह थे। ठीक है, तो आंदोलन वाले लोग पूरी जनता को अपने साथ जोड़ते थे, तो जनता से इनका ज़्यादा संपर्क था। ठीक है, तो 1907 का सूरत अधिवेशन ने क्या करा, कांग्रेस का विभाजन करा, और कांग्रेस के विभाजन करा तो कांग्रेस दो दलों में बढ़ गई थी, नरमपंथी और गर्मपंथी में। तो ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि जो नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों ने ही क्या क्या रहा, कांग्रेस की जो ये दोनों विचारधारा थी, इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो नरमपंथी थे उन्होंने राजनीतिक चेतना की नींव रखी थी, वहीं गर्मपंथियों ने क्या करा था, सक्रिय रूप से आंदोलन से जोड़ा था लोगों को। तो दोनों ने ही आज़ादी की मांग करी थी, और पर अपने अपने तरीके से की थी। ठीक है, तो नरमपंथी भी ज़रूरी थी और गर्मपंथी भी ज़रूरी थे ना। तो सिर्फ नरमपंथी अगर हमें आज़ादी कभी नहीं दिला सकते थे, तो गर्मपंथियों का भी ज़्यादा ही योगदान है। पर हम ज़्यादा किसको पढ़ते हैं, नरमपंथी लोगों को पढ़ते हैं कि गांधी ने आंदोलन करके ये सब करके मतलब आज़ादी दिलाई, पर गर्मपंथी लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो दोनों विचारधाराओं ने मिलकर ही आगे चलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जन आंदोलन का रूप ले लिया था। ठीक है, तो इसी ने हमें आज़ादी दिलाई थी। ठीक है, नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों विचारधाराओं ने। तो यहाँ पे होता है आपका पार्ट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर 3 का कंप्लीट। सेकंड पार्ट में मैं आपको प्रॉपर गांधी जी के जितने भी आंदोलन है वो भी आपका इसी यूनिट नंबर 3 में है, क्योंकि वो राष्ट्रवादी है। ये जो आपका चैप्टर है राष्ट्रवादी राजनीतिक, तो राष्ट्रवादी राजनीतिक में ही गांधी जी आते हैं, तो आपको गांधी जी को पढ़ना है। तो गांधी जी पे मैं इसलिए सेपरेट वीडियो पार्ट 2 में बनाऊंगी। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसे लगी हमें सेक्शन में जरूर बताइए। बस धन्यवाद।